बच्चों, आज हम गद्य खंड का दूसरा पाठ लहसा की ओर पढ़ाने जा रहे हैं। ये पाठ लेखक राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। जब वो पहली तिब्बत यात्रा पे गए थे, उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें इस यात्रा में एक भिखमंगे का वेश धारण किया था और तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने इस पाठ में बहुत ही रोचक ढंग से किया है। राहुल सांकृत्यायन जी महापंडित कहलाते हैं। उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, चीनी, जापानी, रूसी, इन्हीं सब कारणों से, और वो घुमक्कड़ प्रकृति के थे। उन्होंने इसीलिए यात्रा वर्णन बड़ा ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक यात्रा की है और इन यात्राओं में उन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया है। ल्हासा की ओर पाठ में उन्होंने वहाँ के रोचक स्थानों का और तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी दी है। पाठ में आइए। ये नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता है, फरी कलिंगपोंग का रास्ता। जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। जिस समय फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था, उस समय सारी चीज़ें नेपाल के रास्ते से ही जाती थी। हिंदुस्तान की भी चीज़ें नेपाल के रास्ते से ही तिब्बत लोग जाते थे। ये केवल व्यापारिक केंद्र ही नहीं था, सैनिक क्षेत्र भी था। सैनिकों के लिए का भी रास्ता इसीलिए था। इस रास्ते में अनेक सैनिक फौजी टुकड़ियाँ रहती थी, मतलब सैनिक पलटन रहती थी, अनेक चौकी बनी हुई थी। जबकि आजकल वहाँ पे बहुत से मकान गिर गए हैं और वहाँ पर आबादी भी हो गई। कुछ किसानों ने अपना घर बना लिया। लेखक ने जब अपनी यात्रा प्रारंभ की तो वो ऐसे ही एक किले में रुके, जो किला गिर चुका था, टूटा फूटा किला था। उस किले में रुके और फिर वहाँ पे उन्होंने रुककर विश्राम किया, चाय पी। लेखक ने इस पाठ में तिब्बती समाज के बारे में वर्णन किया है। तिब्बत का समाज जो है के बारे में उन्होंने लिखा है कि वहाँ पे छुआछूत नहीं थी, औरतें पर्दा नहीं करती थीं, किसी प्रकार की किसी को कोई मनाही नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, छूतछात नहीं था, सब आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और जाति पात का भी भेदभाव नहीं था। बहुत निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे होते थे, केवल उन्हीं को प्रवेश नहीं मिलता, बाकी कोई भी यात्री वहाँ पर किसी के भी घर में रुक सकता था, रुक कर के वहाँ चाय बनवा सकता था, पी सकता था, अपना सामान भी दे करके भी। वहाँ चाय बनाने का भी तरीका अलग था। चाय बनाने के लिए वो एक टोटीदार बर्तन लेते थे, जिसमें सोडा, नमक और मक्खन, ये 3 चीज़ें डाल करके पकाते थे और चाय का रंग तैयार हो जाता। ये चाय बनाने का स्पेशल ढंग वहाँ बताया गया। एक विशेष तरीके से चाय बनाई जाती थी। अगर आप चाहें तो अपना मक्खन देकर भी वहाँ चाय बनवा सकते हैं, अपना सामान देकर। और अगर आपको ये विश्वास ना हो कि वो पूरा सामान आपका डालेंगे, तो आप स्वयं उनके वहाँ जहाँ खाना बनता है, रसोई घर तक जा कर के चाय बना सकते हैं और उसमें खुद जा कर के चाय बना सकते हैं। और फिर जब चाय बन जाती, चाय का रंग आ जाने पर फिर नमक सोडा उसमें डाल देते हैं। ये वहाँ पे चाय बनाने का व्यवहार था। लेखक ने अपनी यात्रा प्रत्यक्ष जो था किला था, प्रत्यक्ष माने छोड़ा हुआ, एक जो छोड़ा हुआ किला था, टूटा फूटा किला था, वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ की। जब यात्रा प्रारंभ की तो उस समय प्रत्येक किले के में जब वो चलने लगे तो एक आदमी ने राहदारी मतलब एक प्रकार का टैक्स, कर, जिसको हम कर बोलते हैं या टोल टैक्स बोलते हैं, इस तरह से एक कर मांगा, रास्ते का एक कर मांगा। लेखक स्वयं और उनके मित्र सुमिति जो मंगोल जाति के थे,
दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे, तो लेखक ने उनको अपनी दोनों की चिटें दे दी। चिटें माने पर्ची, पर्ची दे दी, होगी वो पर्ची दे दी, और फिर वो आगे बढ़ गए। शायद उसी दिन उन्हें थोंगला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए, जहां सुमित के जान पहचान के बहुत से आदमी थे। बहुत सारे लोग थे, सुमित वहाँ के जानते थे, इसलिए उनके बहुत सारे मित्र वहाँ थे। मगर चूंकि लेखक जो है भिखमंगे के वेश में गए थे वहाँ पर, जब यात्रा उन्होंने की थी तो भिखमंगे के वेश, क्योंकि जाने को मिलता था नहीं, इसलिए उन्होंने भिखमंगे के वेश में यात्रा की थी। तो जब वो उस यात्रा में जा रहे थे तो भिखमंगे के वेश पर घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं, इसी रास्ते से, मतलब जब गए थे तब तो उन्हें बहुत अच्छी जगह मिल गई, किंतु जब वो लौटे घोड़े पर सवार होकर के, सभ्य बन करके लौटे 5 साल बाद, तो उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। कुछ भी नहीं थी, सफ़ेद भी नहीं थी, मतलब बर्फ़ भी नहीं थी, ना हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़। सर्वोच्च माने सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो कि पत्थरों की ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। मतलब वहाँ पूजा का स्थान जो है जानवरों की हड्डियों, सींगों और झंडियों, पत्थरों, इनसे सजाया जाता था। सबसे सर्वोच्च स्थान पर किसका स्थान था? डांडे के देवता का। किंतु जब 5 साल बाद वो लौटे तो उन्हें अच्छी, और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में जाकर बहुत ही निम्न जगहों पर उनको ठहरना पड़ा। इसका कारण ये था कि ये वहाँ की मनोवृत्ति पर निर्भर करता था। मनोवृत्ति का तात्पर्य होता है, मतलब मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के को छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे, क्योंकि वहाँ पर मनोवृत्ति माने आदत, वहाँ के लोग शाम होते ही जो है शराब पी लेते थे और अपना होश हवास खो लिया, मतलब उनको उनका दिमाग फिर उस समय नहीं चलता। शराब पीने के बाद वैसे भी कोई दिमाग नहीं चलता, तो इसलिए वो फिर होश हवास उनको नहीं रहता था कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसलिए वो जो है उस समय जो है बिल्कुल पहचान नहीं पाते थे, और इसीलिए लौटते समय लेखक को रहने के लिए सही जगह नहीं मिली। जाते समय भिखमंगे के वेश में उन्हें अच्छी जगह मिल गई है रहने के लिए, क्योंकि उस समय कोई वो नहीं था। किंतु लौटते समय जबकि वो सभ्य वेश में लौटे, घोड़े की में बैठ कर के लौटे, किंतु उन्हें अच्छी जगह नहीं मिली। उसका कारण शराब के नशे में उन लोगों ने पहचानने में भूल की। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। लेखक आगे बढ़ रहे हैं और थोंगला पहुंच रहे हैं। डांडा में थोंगला एक जगह है, वहाँ पे डांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते हैं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कारण क्या होता है, बिल्कुल सुनसान होता है। किनारे ऐसे होते हैं, गोल गोल चक्करदार पहाड़ में रास्ते बनाए जाते हैं, तो जो चक्करदार पहाड़ के रास्ते होते हैं तो उसमें हर मोड़ पे बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता। तो वहाँ पर स्थिति ये थी कि गांव में अगर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती, लेकिन इस निर्जन स्थान में अगर कोई गांव में मारा जाता था तो भाई उसको सज़ा दी जा सकती, किंतु वहाँ तो सुनसान, निर्जन माने सुनसान, आदमी नहीं थे ऐसी जगहों पे, बिल्कुल सुनसान था। निर्जन का मतलब ही होता है जहाँ जन ना हो, जहाँ जन ना हो वही निर्जन। तो ऐसे जन माने इंसान, मनुष्य, जब वहाँ कोई रहता नहीं तो वहाँ पे डाकू लोग बहुत सक्रिय थे। वो अपना काम बहुत जल्दी आदमी को मारते थे और उसका सामान लूट लेते थे। तो पहले मार ही देते थे, सामान नहीं लूटते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि अगर हमने पहले मारा नहीं और इन्होंने हमें पहचान लिया लौटने में तो फिर हमारी मुसीबत, उनकी मार हो जाएगी। इसलिए दूसरी बात, वहाँ सरकार जो है खुफिया विभाग और पुलिस पे खर्च नहीं करती थी। मतलब पुलिस भी वहाँ पर बहुत सतर्क नहीं थी, पुलिस भी बिल्कुल सतर्क नहीं थी, और क्योंकि सरकार खर्च नहीं करती थी इसलिए खुफिया विभाग भी ऐसा था जैसे CID बोल, और
पुलिस भी, दोनों ऐसे थे, इसलिए वहाँ पर डाकू बहुत थे। दूसरी बात, हथियार का कोई कानून नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई लाइसेंस नहीं था, कुछ नहीं, क्योंकि लोग अपनी सुरक्षा के लिए जैसे डंडा लेकर चलते हैं वैसे वहाँ पर लोग जो है बंदूक और पिस्तौल लेकर घूमते फिरते थे। तो इसलिए ये पहचानना मुश्किल था कि कौन सभ्य है और कौन असभ्य, इसलिए हमेशा वहाँ पर जाने पे प्राणों का खतरा बना रहता था। किंतु लेखक को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि लेखक तो भिखमंगे के वेश में गए थे। तो इसलिए जब कोई वो खतरनाक इंसान को देखते, कुछ ऐसा लगता कि इससे मुझे खतरा है, तो वो वहाँ पर वहाँ की भाषा में टोपी उतार कर, जीभ निकाल कर कुची कुची कह देते। कुची कुची का मतलब दया करो, दया करो। ये भीख मांगने का वहाँ पे एक तरीका है। तो लेखक भी इसको कर लेते थे, और जिससे कि वो अपना सुरक्षित वहाँ पहुँच गए। फिर उनको लगा कि अब उन्हें डांडा पार करना था। डांडा एक जगह है जो 16-17 फीट की ऊंचाई पर था, तो वो पार करना था, वहाँ तक पहुँचना था। तो लेखक ने अपने मित्र सुमित से कहा कि 2 घोड़े कर लेते हैं, क्योंकि सामान भी है, और ये चढ़ाई घोड़े पर पार करें। अब उन्होंने डांडे की ओर प्रस्थान किया। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के बाद डांडे के ऊपर जा पहुँचे। जब वो डांडे पहुँचे तो दोपहर में चाय पीकर फिर वो डांडे दोपहर तक पहुँच गए। ये समुद्र तट से 17-18 हज़ार फीट की ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण पूर्व की पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों से शिखर चले गए थे। उनको लगा वहाँ से जो है हिमालय पर्वत दिखने लगा था, जो सफ़ेद मतलब सफ़ेद जो है बर्फ़ से ढका हुआ था। श्वेत शिखर, श्वेत मतलब सफ़ेद, और शिखर माने चोटियाँ। वहाँ की जो हिमालय की चोटियाँ थी वो बर्फ़ से ढकी थी। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, जो थोड़ा सा ऊंचे पठार टाइप के होते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल सपाट थे।